नमस्कार साथियों, बीपीएससी सॉल्यूशन पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 2023 का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें बीपीएससी ने क्वेश्चन कहाँ से पूछा है, यानी क्वेश्चन पूछने का सोर्स क्या है, स्रोत क्या है, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो जो भी बीपीएससी टीआरई के एस्पायरेंट है, जैसे कि आप लोगों को पेपर के माध्यम से बार बार पता चल रहा होगा कि टीआरई 2.0 का जो है एग्ज़ाम यानी द्वितीय चरण का एग्ज़ाम जल्द ही होने वाला है। तो आप लोगों को एक अंदाज़ा लग जाएगा कि हमको कहाँ से पढ़ना है ना। यूट्यूब पे जो ये लंबे लंबे वीडियो चलाते हैं एमसीक्यूज़ टाइप के, उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, आपको बुक पढ़ना ही पड़ेगा। तो यह वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूँ कि ताकि आप लोगों को पता चल सके कि क्वेश्चन किस बुक से आते हैं, है ना, और वही बुक आप लोगों को पढ़ना है। बेसिकली बात करें तो एनसीईआरटी का बुक ही पढ़ना है और इसका जो है पूरा का पूरा प्रूफ हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को दिखाने वाले हैं। तो वीडियो पसंद आएगा तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा या दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला सवाल है, ये क्वेश्चन नंबर 17, ये हम लोग बात कर रहे हैं 24 अगस्त को जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें सेट ए है ना, जो फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था उसका हम लोग बात कर रहे हैं। आप लोग बोलिएगा तो सेकेंड शिफ्ट वाला का भी हम लोग एनालिसिस कर देंगे। तो पहला सवाल है कि विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी कि जो विद्युत विभव है उसको मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वोल्टमीटर। अब यहाँ पर पोटेंशियोमीटर भी दिया हुआ है। तो पोटेंशियोमीटर के बारे में जो एनसीईआरटी में लिखा गया है उसमें लिखा गया है कि पोटेंशियोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो पोटेंशियल डिफरेंस को कंपेयर करता है, ठीक है। जबकि यहाँ पर क्या पूछा है कि मेजर कौन करता है। तो एक और कटिंग देख लीजिए एनसीईआरटी का। तो इसमें लिखा गया है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय मीन्स ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द वोल्टमीटर, यानी कि वोल्टमीटर का इस्तेमाल करके हम लोग क्या करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं। अगला सवाल है, मैग्नेटिक फील्ड इज ए, यानी कि जो चुंबकीय क्षेत्र है ये क्या है, स्केलर है या वेक्टर क्वांटिटी है या डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, यानी कि अदिश राशि है या सदिश राशि है, उसके बारे में बात करेंगे। तो इसका भी जो है आप लोग देख सकते हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ये क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, सदिश राशि होता है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सदिश राशि। और आप लोग यहाँ पर देख भी लिए, ये इस कटिंग के माध्यम से यहाँ पर लिखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड और उसका यहाँ पर लिखा हुआ नेचर कैसा होता है, तो वेक्टर होता है, तो यानी कि सदिश राशि होता है। अगला सवाल है कि एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में धकेल सकता है। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स अपॉन जो एरिया होता है, अगर एरिया का वैल्यू घटाएंगे तो प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना। प्रेशर और जो आपका एरिया है ये क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि एरिया बढ़ाएंगे प्रेशर घटेगा, एरिया घटाएंगे प्रेशर बढ़ेगा। तो अब आप ही लोग सोचिए कि आदमी जब बैठा हुआ रहेगा या खड़ा रहेगा या फिर ज़मीन पे लेटा हुआ रहेगा, किस टाइम पे जो है एरिया जो है कम होगा। तो जाहिर सी बात है जब आदमी खड़ा होगा उसमें क्या होगा, एरिया कम होगा, यानी कि प्रेशर ज़्यादा लगेगा। तो ये थोड़ा एप्लीकेशन बेस्ड सवाल था। तो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक जो है ये कौन रिफ्रैक्ट होता है, कौन सा लाइट रिफ्रैक्ट होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बैगनी, यानी कि वॉयलेट। और यहाँ पर देखिए आप साफ साफ लिखा हुआ है कि द रेड लाइट बेंड्स द लिस्ट व्हाइल द वॉयलेट द मोस्ट, यानी कि जो रेड लाइट होता है ये सबसे कम बेंड होता है और वॉयलेट क्या होता है, सबसे ज़्यादा बेंड होता है। और आप लोग जो है इस वाले फ़ोटो से भी देख सकते हैं कि ये क्या है, ग्लास प्रिज्म है और यहाँ पर वाइट लाइट का बीम है और ग्लास प्रिज्म से गुजरने के बाद ये क्या हो जा रहा है, 7 अलग अलग कलर में जो है ये अलग हो जा रहा है, डिस्पर्ज हो रहा है।
तो देखिए सबसे ज़्यादा जो है डिस्पर्सन किसका हुआ है, वॉयलेट का हुआ है, और सबसे कम किसका हुआ है, रेड का हुआ है। इसको आप लोग विबजियोर से भी जो है याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये भी सवाल एनसीईआरटी से, मतलब यहाँ पर जो भी सवाल करा रहा हूँ सब एनसीईआरटी से डायरेक्ट पूछा गया है। अगला सवाल है द पीएच वैल्यू ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग इज मोर देन 7। निम्नलिखित में से किसका पीएच 7 से अधिक है। तो इसका सही जवाब है आपका ब्लड यानी कि रक्त प्लाज्मा। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस वाले फिगर के माध्यम से, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। देखिए जो ब्लड होता है उसका जो है पीएच वैल्यू 7.4 होता है। ठीक है, गैस्ट्रिक जूस का होता है 1.2। तो ऑप्शन में क्या क्या था, ऑप्शन में था आपका गैस्ट्रिक जूस, तो ये तो क्या हो गया 1.2 तो कम हो गया। ब्लड प्लाज्मा में कितना था 7.4, ये 7 से अधिक हो गया। और विनेगर जो होता है ये क्या होता है, एसिड होता है, और जो एसिड होता है उसका जो है आपका क्या होगा, पीएच वैल्यू 7 से कम ही होगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि विनेगर जो होता है इसमें एसिटिक एसिड होता है, एसिड होता है, तो 7 से क्या होगा, कम ही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि विच सब्सटेंस इज फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन गैस ऑन ड्राई सिलेक्ट लैम्प। सूक्ष्म बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है। तो इसका सही जवाब आपका ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक चूर्ण। और यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं साफ साफ लिखा हुआ है कि ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई सिलेक्ट लाइम। और यहाँ पर देखिए ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला भी दिया हुआ है CaOCl2, और यहाँ पर जो है रिएक्शन करके भी यहाँ पर जो है दर्शाया गया है, फार्मूला बताया गया है ना, रासायनिक क्या बोलते हैं उसको, समीकरण भी दिया हुआ है कि ये है सिलेक्ट लाइन और ये है क्लोरीन, तो क्या बना यहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर बना। तो देखिए यहाँ पर डायरेक्ट सवाल पूछा हुआ है। अगला सवाल है कि द प्रोसेस वेयर द कैरेक्टरिस्टिक्स आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड। यानी कि माता पिता से संतति में लक्षणों के पहुंचने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं, हेरिडिटी बोलते हैं, अनुवांशिकता बोलते हैं। आप लोग इस वाले कटिंग से भी देख सकते हैं। ठीक है, द हेरिडिटी डिटरमाइंस द प्रोसेस बाय विच ट्रेट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स आर रिलायबली इनहेरिटेड, है ना। और ये किस में इनहेरिटेड होता है, तो ऑफस्प्रिंग में होता है, यानी कि उसके संतान में होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि द पॉइंट टू बी केप्ट इन माइंड फॉर वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ इज। ठीक है, ओम्स के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाली बात क्या है। तो यहाँ पर एमीटर और वोल्ट मीटर के बारे में बात किया हुआ है कि एमीटर को कैसे जोड़ेंगे और वोल्ट मीटर को कैसे जोड़ेंगे। तो जो एमीटर होता है उसको हमेशा क्या करते हैं, सीरीज में कनेक्ट करते हैं, यानी कि श्रेणी क्रम में। और जो वोल्ट मीटर होता है उसको समानांतर क्रम में जोड़ते हैं। और ये भी देखिए एनसीईआरटी का ही है। इस वाले फ़ोटो से आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, ये वोल्ट मीटर, तो ये क्या है, समानांतर है। और यहाँ पर क्या है, एमीटर, जो कि क्या है, सीरीज में है। देखिए जैसे मान लीजिए कि ये एक रजिस्टर है और ये भी एक रजिस्टर है, तो करंट यहाँ से पास कर रहा है ना, तो करंट डिवाइड नहीं हो रहा है, यानी कि ये रजिस्टर और ये रजिस्टर क्या है, सीरीज में है। जैसे मान लीजिए कि एक और हम बना लेते हैं, जैसे ये है एक रजिस्टर ऐसे करके गया है और यहाँ से भी एक रजिस्टर ऐसे करके गया हुआ है। तो करंट मान लीजिए यहाँ से पास हुआ, तो करंट इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा, तो यानी करंट यहाँ पर डिवाइड हो रहा है। तो इसका मतलब ये वाला रजिस्टर और ये वाला रजिस्टर क्या है, पैरेलल में है। तो इस वाले फ़ोटो में आप लोग क्या देख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए करंट यहाँ से आएगा, यहाँ से करंट पास करेगा, तो इधर से भी जाएगा इधर से भी जाएगा, यानी करंट डिवाइड हो गया। तो ये किस में हो गया, पैरेलल में हो गया। और यहाँ तो करंट डिवाइड नहीं हो रहा है, सीधे जाएगा, तो ये क्या हो गया, सीरीज में हो गया। तो वोल्ट मीटर को पैरेलल में और सीरीज को किस में करते हैं, एमीटर में करते हैं। तो इसका जो है सही जवाब क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फाइलिंग्स। यानी कि लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। तो यहाँ पर क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस बनता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जब एसिड मेटल से रिएक्ट करता है तो साल्ट और हाइड्रोजन गैस बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, देखिए लोहा क्या है,
मेटल है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है? अम्ल है, एसिड है। ठीक है, तो एसिड प्लस मेटल क्या बनता है? साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो अगर यहाँ पर तो पहला ऑप्शन में ही दिया हुआ है कि हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया? करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि फूड कैंस कैन कोटेड विथ टीन एंड नोट विथ जिंक बिकॉज, मतलब खाने के डब्बों पर जिंक के बजाय टीन की परत चढ़ी होती है क्योंकि जिंक जो होता है ये क्या होता है? टीन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, यानी कि टीन की तुलना में जिंक अधिक प्रक्रियाशील है। और इस वाले कटिंग से जो है आप लोग देख सकते हैं, है ना, यहाँ पर दिया हुआ है जिंक। ठीक, तो जिंक जो है रिएक्टिव सीरीज में ऊपर होता है, यानी कि ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है, तो इसीलिए जो है हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, टीन का इस्तेमाल करते हैं, ना कि जिंक का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये भी एनसीईआरटी से पूछा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि विच ऑफ द फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाय द ओवरीज, यानी कि अंडाशय द्वारा कौन सा क्रिया किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मोर देन वन ऑफ द अबव, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि जो ये क्या बोलते हैं, ओवरी जो होता है ये क्या प्रोड्यूस करता है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि ओवरी प्रोड्यूसेस 2 ग्रुप्स ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन्स कॉल्ड एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन। ठीक है, तो ये हो गया। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, एस्ट्रोजन हो गया और प्रोजेस्ट्रॉन हो गया। उसके अलावा जो है ओवम भी प्रोड्यूस करता है ना? क्या करता है? ओवम भी प्रोड्यूस करता है। तो ओवम भी प्रोड्यूस करता है, फॉर्मेशन ऑफ ओवम। तो इसमें क्या है? ए बी सी तीनों करेक्ट है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब हो गया। तो ये भी देखिए एनसीईआरटी सब एनसीईआरटी का ही कटिंग यहाँ पर हम लगाए हैं। तो आप लोग को समझ में आ रहा है कि कहाँ से हम लोगों को जो है तैयारी करना है, कौन से बुक को रेफ़र करना है। किसी भी बुक को रेफ़र नहीं करना है, बस एनसीईआरटी पढ़िए, उसी से काम आपका जो है चल जाएगा। खाली करंट अफेयर्स के लिए जो है आपको एसपीडी या फिर एडुटेरिया का जो बुक आता है दोनों ले लीजिए, उसको पढ़ लीजिएगा, काम चल जाएगा। ठीक है, बाकी रीजनिंग मैथ के लिए तो थोड़ा आपको करना ही पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि व्हिच एसिड इज प्रेजेंट इन टमरिंड, है ना? इमली में कौन सा अम्ल है? तो इमली में कौन सा अम्ल होता है? टार्टरिक एसिड होता है। और यहाँ पर देखिए टमरिंड में कौन सा एसिड होता है? टार्टरिक एसिड होता है। ठीक है, उसके अलावा विनेगर में एसिटिक एसिड होता है, ऑरेंज में सिट्रिक एसिड होता है, टोमेटो में क्या होता है? ऑक्जेलिक एसिड होता है। उसके अलावा आप लोग ये भी याद रख सकते हैं कि जो कर्ड होता है उसमें लैक्टिक एसिड होता है, और जो लेमन होता है उसमें सिट्रिक एसिड होता है। एंट केस्टिंग है ना, उसमें क्या होता है? मेथेनोइक एसिड होता है। और नेटल एस्टिंग में क्या होता है? उसमें भी मेथेनोइक एसिड होता है। आगे बढ़ते हैं। कोलिफॉर्म्स क्या होते हैं? तो कोलिफॉर्म्स जो होते हैं बैक्टीरिया होते हैं जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में मिलते हैं। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि बैक्टीरिया जो होता है ये क्या होता है? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में होता ही है। उसके अलावा जो कोलिफॉर्म है ये बैक्टीरिया है। अगला सवाल है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश के थे? तो इब्न बतूता मोरक्को के थे, ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इब्न बतूता अ 14th सेंचुरी ट्रैवलर फ्रॉम मोरक्को। ठीक है, तो ये मोरक्को का था, ये भी एनसीईआरटी में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज इज वर्शिप्ड बाय मुंडाज एंड संथाल ऑफ छोटा नागपुर रीजन? छोटा नागपुर के क्षेत्र में मुंडा और संथाल निम्नलिखित में से किस पेड़ की पूजा करते हैं? ठीक है, तो यहाँ देखिए इसका आंसर हो जाएगा कदम। कदम की पूजा करते थे। और यूट्यूब पे सब बता रहे थे कि ये हमने क्वेश्चन कभी पढ़ा ही नहीं, और ये क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी में दिया गया है, और आप लोग जो है यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, इसको पढ़िएगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि मुंडाज एंड संथाल ऑफ छोटा नागपुर रीजन वर्शिप महुआ एंड कदम ट्रीज। ठीक है, और यहाँ पर तो जो है ऑप्शन में
क्या क्या दिया हुआ है, महुआ तो नहीं दिया हुआ है ना, कदम दिया हुआ है, मैंगो दिया और टमरिंड दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, कदम आंसर हो जाएगा। तो कदम के अलावा ये लोग महुआ का भी जो है पूजा करते थे, जो कि यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, इसके अलावा आप लोग ये भी देख सकते हैं, जो उड़ीसा और बिहार के ट्राइबल लोग थे, ये लोग टमरिंड की पूजा करते थे और मैंगो की पूजा करते थे ड्यूरिंग वेडिंग। शादी के दौरान जो है ये लोग टमरिंड और मैंगो की पूजा करते थे। कहाँ के ट्राइबल लोग, उड़ीसा और बिहार के। तो हो सकता है कि अगले बार ये पूछ ले कि उड़ीसा और बिहार के ट्राइबल लोग थे, ये कौन से पेड़ की पूजा करते हैं, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टमरिंड और मैंगो दोनों हो जाएगा। ठीक है, ये सारा हो गया। उसके अलावा जो है पीपल और बनियान हम लोग के लिए क्या है, सेक्रेड ट्री माना जाता है, पवित्र ट्री माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज ग्रोन ड्यूरिंग द जायद सीजन, यानी कि निम्नलिखित में से किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है। तो इसका आंसर क्या दिया हुआ है, उपयुक्त में से एक से अधिक तीनों हो जाएगा। मक्समेलन, कुकुम्बर और वाटरमेलन, खरबूजा, खीरा और तरबूज, ये तीनों जो है जायद सीजन में जो है हम लोग उगाते हैं, ग्रो करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो रबी और खरीफ सीजन के बीच में जो छोटा सा सीजन आता है ना, समर के दौरान, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जायद सीजन बोलते हैं। और इसमें जो है हम लोग वाटरमेलन, मक्समेलन, कुकुम्बर, वेजिटेबल्स, है ना, फॉडर क्रॉप्स, ये सब उगाते हैं। ठीक है, तो सीधा सीधा यहाँ से जो है आपको ऑप्शन में चिपका दिया है। ठीक है, उसके अलावा एक और बात याद रखेंगे, शुगर केन जो है पूरे 1 साल लेता है ग्रो होने में। अगला सवाल है कि विच प्लानेट इज कंसिडर्ड एज द अर्थ्स ट्विन प्लानेट ड्यू टू सिमिलरिटी इन शेप एंड साइज, आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा शुक्र, यानी कि वीनस। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, वीनस इज कंसिडर्ड एज अर्थ ट्विन बिकॉज इट्स साइज एंड शेप। देखिए सेम टू सेम यहाँ से जो है आपको छापा गया है, एक लाइन भी उधर से उधर नहीं है। आगे बढ़ते हैं कि विच ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शन इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर यही सही है। पहले ट्रोपोस्फेयर है, फिर स्ट्रेटोस्फेयर है, फिर मीजोस्फेयर है, फिर थर्मोस्फेयर और फिर क्या है, एक्सोस्फेयर। और यहाँ पर देखिए फोटो बना हुआ है एनसीईआरटी में ये, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले क्या आ रहा है, ट्रोपोस्फेयर, फिर क्या है स्ट्रेटोस्फेयर, फिर है मीजोस्फेयर, उसके अलावा क्या है थर्मोस्फेयर और फिर क्या है एक्सोस्फेयर। तो ये एनसीईआरटी का जो है ये लिखा हुआ है लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। ठीक है, ये एनसीईआरटी का जो है फोटो फिगर बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि द करेक्ट वेयर ऑफ लोकल नेम ऑफ शिफ्टिंग एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड कंट्रीज। देखिए इसका जो बीपीएससी जो है जो प्रोविजनल आंसर की जारी किया है उसका गलत दिया है। इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लद्दाख मलेशिया। ठीक है, लद्दाख मलेशिया जो बोला है ये सही है। चेना जो है बांग्लादेश में ना होकर के चेना कहाँ होता है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है चेना श्रीलंका में बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए जो लद्दाख है वहाँ इंडोनेशिया और मलेशिया में बोलते हैं। ठीक है, उसके अलावा मिल्पा कहाँ बोलते हैं, सेंट्रल अमेरिका और मैक्सिको में बोलते हैं, जबकि यहाँ पे मिल्पा जिम्बाब्वे से जोड़ा गया है जो कि एक अफ्रीकन कंट्री है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि व्हाट शुड बी द टाइम एट 30 डिग्री ईस्ट ऑफ ग्रीनविच ऑफ इफ़ इट इज़ 12 नून एट ग्रीनविच। मतलब ग्रीनविच में अगर दोपहर के 12 बजे हैं तो ग्रीनविच के 30 डिग्री पूर्व में क्या समय होगा। तो ये दोपहर के 2 बजे होंगे। अब ये कैसे निकालते हैं उसको अभी हम बताते हैं। देखिए जैसे कि आप लोगों को पता है कि जब अर्थ रोटेट करता है तो 360 डिग्री ट्रैवल करता है, और ये कितने में करता है, 24 आवर में। ठीक है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो 24 आवर में ये 360 डिग्री जो है घूम जाता है ना, रोटेट करता है। तो 1 घंटा में कितना करेगा, तो 360 बाय कितना हो जाएगा 24, और 360 बाय 24 कीजिएगा तो ये कितना आएगा आपका, ये आएगा आपका कितना 15, है ना, 15 आ जाएगा। 15 जो है 15 डिग्री जो है ये 1 आवर में, तो 1 आवर में 15 डिग्री आ जाएगा। तो 1 आवर में 15 डिग्री यानी कि ये बोल सकते हैं कि 60 मिनट में 15 डिग्री,
है ना। तो 60 मिनट में 15 डिग्री, तो ये भी बोल सकते हैं ना कि 1 डिग्री घूमने के लिए क्या लगा, 4 मिनट लगा। तो आपको ये 15 डिग्री 60 मिनट में, यानी कि 1 घंटा में 15 डिग्री। तो आप लोग देखिए यहाँ पर कि ये जो आप लिखा हुआ है कि 30 डिग्री ईस्ट में जाना है ना। तो ये आपका 0 डिग्री ग्रीनविच, आपको जाना है 30 डिग्री। तो कितना का अंतर है यहाँ पर, 30 डिग्री का अंतर है। और 15 डिग्री इसको काटिएगा तो कितना आ रहा था, 15 आ रहा था। तो 1 घंटा में 15 डिग्री, तो 30 डिग्री यानी कि 2 घंटा में होगा। तो 12 में 2 जोड़िएगा, 2 बजेगा ना, दोपहर का 2 बजेगा। तो ऑप्शन नंबर ए ही जो है ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ये भी क्या था, कॉन्सेप्ट बेस्ड था, और ये भी आपका एनसीईआरटी में जो है अच्छा से यहाँ पर समझाया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि व्हाट आर द मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द ओशियनिक क्रस्ट, यानी कि जो महासागरीय प्रॉपर्टी के मुख्य खनिज घटक क्या होते हैं। तो सिलिका और मैग्नीशियम होते हैं। ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट हो जाएगा। और आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि द मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द कॉन्टिनेंटल मास आर सिलिका एंड एल्यूमिना। और ओशियनिक क्रस्ट के बारे में बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सिलिका और मैग्नीशियम हो जाएगा। ठीक है, जिसको हम लोग शॉर्ट में सीमा भी बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है यह क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स द टर्म मल्चिंग। मल्चिंग शब्द का क्या मतलब होता है। तो मल्चिंग का मतलब होता है कवरिंग द बेयर ग्राउंड बिटवीन क्रॉप्स विथ अ लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर लाइक स्ट्रॉ। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और ये भी जो है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं मल्चिंग क्या होता है। तो मल्चिंग द बेयर ग्राउंड बिटवीन प्लांट इज कवर्ड विथ अ लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर लाइक स्ट्रॉ। देखिए सीधा यहाँ से जो है स्टेटमेंट वहाँ पर छाप दिया हुआ। आगे बढ़ते हैं कि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ व्हिच रिवॉल्यूशन द पीपल ऑफ बिहार डिनाइड टू पे चौकीदारी टैक्स। मतलब किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कटिंग है, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के दौरान जो है पीजेंट्स रिफ्यूज टू पे रेवेन्यू एंड चौकीदारी टैक्सेस। तो ये भी एनसीईआरटी का है। 10वां का हिस्ट्री से जो है ठीक ठाक क्वेश्चन पूछा है। तो आप लोग 10वां का हिस्ट्री जो है एनसीईआरटी का उसको पढ़ लीजिएगा। तो उसको मतलब मोस्ट पढ़ना ही है। और 10वां का साइंस का जो आता है बुक एनसीईआरटी का उसको भी पढ़ना है। इन दोनों से ठीक ठाक क्वेश्चन पूछ लिया है। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है कि इसको मैच करना है। ठीक है, एक साइड स्लोगन दिया है और एक साइड जो है पॉलिटिकल पार्टीज का नाम जो है या पॉलिटिशियन का नाम जो है ये बताना है। तो गरीबी हटाओ और सेव डेमोक्रेसी। तो जो गरीबी हटाओ है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि गरीबी हटाओ किससे संबंधित है, इंदिरा गांधी से, है ना। गरीबी हटाओ इंदिरा गांधी ट्राई टू जनरेट अ सपोर्ट बेस अमंग द डिसएडवांटेजेज स्पेशली अमंग द लैंडलेस लेबरर्स, है ना। तो यहाँ पर जो गरीबी हटाओ है ये क्या है, इंदिरा गांधी से रिलेटेड है। उसके अलावा सेव डेमोक्रेसी जो है ये 1977 में जनता पार्टी के टाइम पे जो है ये बात लाया गया था। ठीक है, तो सेव डेमोक्रेसी जनता पार्टी से और गरीबी हटाओ इंदिरा कांग्रेस से। तो इसीलिए इसका जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ए का 2 और बी का 3। ठीक है, तो ये भी एनसीईआरटी से पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज फॉर्म्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ रशियन रिवॉल्यूशन एंड यूएसएसआर। निम्नलिखित में से कौन सा रूसी क्रांति तथा यूएसएसआर के प्रभाव के तहत निर्मित हुआ था। तो उपयुक्त में से इसका है एक से अधिक आंसर सही है। और आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है ये जो है ये भी एनसीईआरटी शायद 10वां का ही है, यह शायद 9th का है, देख लीजिएगा आप लोग। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो है हाउ एवर द पॉसिबिलिटी ऑफ वर्कर्स स्टेट फाइट पीपल्स इमेजिनेशन अक्रॉस द वर्ल्ड इन मेनी कंट्रीज कम्युनिस्ट पार्टी वेयर फॉर्म्ड लाइक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। तो ये हो गया। उसके अलावा जो है मेनी नॉन रशियन फ्रॉम आउटसाइड द यूएसएसआर पार्टिसिपेट इन द कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपल ऑफ द ईस्ट 1920। देखिए ये भी लिखा हुआ है। ठीक है, उसके अलावा क्या लिखा हुआ है, कमिंटर्न, ये भी यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक,
तो यहाँ पर ये तीनों ऑप्शन है, द कॉमिंटर्न, द कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपल ऑफ द ईस्ट 1920 और उसके अलावा द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। ये तीनों बेसिकली जो है बना था ये रशियन रिवॉल्यूशन एंड यूएसएसआर के इन्फ्लुएंस के कारण से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी। तो ये देखिए, ये भी जो है आपका जो है एनसीईआरटी से पूछा गया सवाल है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द मेजर डिमांड ऑफ पीजेंट्स पार्टिसिपेटिंग इन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहरों की प्रमुख मांग कौन सी थी? तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि द पीजेंट्स मूवमेंट डिमांडेड रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, एवोल्यूशन ऑफ बेगार एंड सोशल बॉयकॉट ऑफ लैंडलॉर्ड्स। यानी कि जो रेवेन्यू डिमांड है, उस रेवेन्यू का जो ये लोग डिमांड कर रहे हैं उसमें रिडक्शन कर दो, यानी कम कर दो। तो रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, एवोल्यूशन ऑफ बेगार, है ना। तो ये सारा क्या था? पीजेंट्स का जो है ये डिमांड था। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा लिखा हुआ है कि मॉन्टेस्क्यू प्रपोज्ड अ डिवीजन ऑफ पावर विद इन द गवर्नमेंट बिटवीन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी इन विच ऑफ द फ्लोइंग बुक्स बाय हिम। तो मॉन्टेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से अपनी किस पुस्तक में जो है प्रकाशित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द स्पिरिट ऑफ द लॉज। ठीक है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कटिंग है एनसीईआरटी का कि मॉन्टेस्क्यू जो है द स्पिरिट ऑफ लॉज में क्या बोल रहा है कि सरकार के अंतर्गत पावर का डिवीजन होना चाहिए। किसके किसके बीच? लेजिस्लेचर यानी लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। सीधा उठा करके दे दिया है। फिर आगे लिखा हुआ है अगला सवाल कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज मेन कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो पहला लिखा हुआ है कि रेलवे जब एक्सपैंड हो रहा था तो स्लीपर का डिमांड बढ़ रहा था उसको पूरा करने के लिए, तो ये भी रीज़न सही था। दूसरा है कि जो प्लांटेशन ऑफ टी एंड कॉफ़ी है उसके कारण से भी डिफॉरेस्टेशन हो रहा था, ये भी सही है। और कल्टीवेशन को एक्सपैंड करने के लिए जो है लैंड चाहिए था, उसके लिए भी डिफॉरेस्टेशन हो रहा था, तो ये भी सही है। तो ये तीनों सही है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं डिफॉरेस्टेशन अंडर कॉलोनियल रूल। तो जैसे यहाँ पर दिया गया है कि कल्टीवेशन करने के लिए जो है फॉरेस्ट को क्या किया गया? काटा गया। उसके अलावा जो है आप लोग आगे और भी देख सकते हैं कि जो रेलवे है उसका क्या हो रहा था? रेलवे एक्सपैंड कर रहा था, स्प्रेड कर रहा था, तो उसके लिए जो है टिम्बर चाहिए था। ठीक है, उसके लिए क्या चाहिए था? टिम्बर चाहिए था। रेलवे लाइन स्लीपर के लिए टिम्बर चाहिए था। उसके अलावा देखिए प्लांटेशन, जैसे कि टी कॉफ़ी, ये सब क्या होता है? प्लांटेशन में आता है। टी कॉफ़ी रबर, उसके लिए भी क्या चाहिए था? ज़मीन चाहिए था। तो उसके लिए भी फॉरेस्ट को क्या कर दिया गया? क्लियर कर दिया गया। लार्ज एरिया ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट वेयर ऑल्सो क्लियर टू मेक वे फॉर टी कॉफ़ी एंड रबर प्लांटेशन। ठीक है। तो ये सारा जो था ऑप्शन में दिया हुआ कि मीट द डिमांड ऑफ स्लीपर, रेलवे के मार्गों पर तख्तों की मांग को पूरा करने के लिए, है ना। शाही नौसेना में इमारती लकड़ी को पूरा करने के लिए, है ना, ये भी लिखा हुआ था वहाँ पर। उसके अलावा क्या लिखा हुआ है? प्लांटेशन करने के लिए जो है उसके लिए पेड़ को काटा गया, और जो है कल्टीवेशन एक्सपैंड करने के लिए इसको भी पेड़ को काटा गया। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही हो गया। तो और यहाँ पर आप लोग इसका जो है देख ही लिए। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि व्हिच ऑफ द फ्लोइंग मूवमेंट वाज लेड एंड सक्सेसफुल अंडर द लीडरशिप ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया और वह सफल रहा था? तो बारदोली सत्याग्रह, जो कि गुजरात में होता। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इन 1928 वल्लभ भाई पटेल लेड द प्रेजेंट मूवमेंट इन बारदोली अ तालुका इन गुजरात अगेंस्ट इन्हेंसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू, है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बारदोली सत्याग्रह बोलते हैं। तो लैंड रेवेन्यू जो बढ़ा दिया गया था उसके खिलाफ जो है ये पीजेंट्स का मूवमेंट था, जिसको जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लीड किया था। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि विथ रेफरेंस टू इंडिया एंड ग्रेट डिप्रेशन स्टार्टेड इन 1929 विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। यानी कि भारत और 1929 में प्रारंभ हुई महामंदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? तो पहला कथन क्या है कि भारतीय व्यापार को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया गया, तो ये भी जो है सही है। उसके अलावा जो है
डिप्रेशन एडवर्सली इफेक्ट इंडियन पीजेंट्स फार्मर्स एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, तो ये भी बिल्कुल सही है ना। किसानों को जो है नुकसान पहुंचाया, ट्रेड को नुकसान पहुंचाया। उसके अलावा क्या लिखा हुआ है, उसके अलावा तीसरा लिखा हुआ है कि द इम्पैक्ट ऑफ डिप्रेशन ऑन इंडिया इंडिकेट्स दैट हाउ इंटीग्रेटेड द ग्लोबल इकोनॉमी हैड बिकम बाय अर्ली 20th सेंचुरी। मंदी का प्रभाव संकेत करता है कि 20वीं सदी के प्रारंभ में विश्व अर्थव्यवस्था कैसे एकीकृत हो गई थी। तो ये तीनों बेसिकली सही है। ऑप्शन नंबर डी जो है यह करेक्ट हो जाएगा। और ये भी जो है आपका एनसीईआरटी से डायरेक्ट पूछा गया है। और आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए पहला क्या लिखा हुआ है कि इंडिया एंड द ग्रेट डिप्रेशन, द इम्पैक्ट ऑफ द डिप्रेशन ऑन इंडिया वेयर रियलाइज हाउ इंटीग्रेटेड द ग्लोबल इकोनॉमी हैड बिकम बाय द अर्ली 20th सेंचुरी। दूसरा देखिए यहाँ पर, द डिप्रेशन इमीडिएटली अफेक्टेड इंडियन ट्रेड, है ना। उसके अलावा इंडिया का एक्सपोर्ट, पीजेंट्स, फार्मर्स, ये सब भी क्या हुआ था, सफ़र किया था इस वाले से। ठीक है, आगे लिखा हुआ है कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ गैसियस बायोकेमिकल साइकिल इन इकोसिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट है, सही जवाब है। और आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो गैसियस टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट साइकिल होता है उसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन साइकिल आता है। और उसके अलावा लिखा हुआ है कि जो सेडिमेंट्री साइकिल होता है उसमें सल्फर और फास्फोरस साइकिल आता है। और यहाँ पर क्या पूछा हुआ है कि इनमें से कौन गैसियस नहीं है, तो फास्फोरस तो सेडिमेंट्री वाले में आता है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यूजिंग सनलाइट इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। मतलब निम्नलिखित में से कौन सा जीव क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित करता है। ठीक है, तो ये ऑटोट्रॉप्स और बैक्टीरिया जो है ऐसा काम करता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और ये बात जो है यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक शुगर एंड स्टार्च फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज यूजिंग द रेडिएंट एनर्जी ऑफ सन इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। ठीक है, मतलब कौन ऐसा करता है, कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से ऑर्गेनिक सब्सटेंस बना सकता है सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करके इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऑल द ग्रीन प्लांट एंड सर्टेन बैक्टीरिया, है ना, ऐसा काम कर सकता है। तो ऑटोट्रॉप्स मतलब ग्रीन प्लांट जो अपना खाना खुद बना लेता है, और बैक्टीरिया, तो ए और बी दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, द प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव केमिकल एक्यूमुलेशन ऑफ नॉन डिग्रेडेबल केमिकल एट इच ट्रॉफिक लेवल इज नोन एज। प्रत्येक पोषीय स्तर पर गैर अपघटनीय रसायनों के लगातार रासायनिक संचय की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जैविक आवर्धन, यानी कि बायोमैग्निफिकेशन, या इसको बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन भी बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। और ये जो है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है, कि ये जो है बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है। तो बायोमैग्निफिकेशन रेफर्स टू इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ द टॉक्सिकेंट एट सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल, है ना। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। आगे लिखा हुआ है सवाल कि द फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम इज। पारितंत्र में ऊर्जा का प्रभाव कैसा होता है, मल्टी डायरेक्शनल, बहुदिशिक, या फिर यूनिडायरेक्शनल एक दिशिक, या ट्राइडायरेक्शनल या त्रिदिशिक। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि देयर इज यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ एनर्जी टुवर्ड द हायर ट्रॉफिक लेवल, है ना। तो यूनिडायरेक्शनल होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है कि विच ऑफ द फ्लोइंग आर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एन इकोसिस्टम। निम्नलिखित में से कौन पारितंत्र का संगठक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर डी मोर देन एबव, क्योंकि जो इकोसिस्टम होता है उसमें क्या होता है, बायोटिक कंपोनेंट भी होता है। बायोटिक कंपोनेंट यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, और ए बायोटिक कंपोनेंट यानी कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना, जैसे फिजिकल फैक्टर जैसे कि टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड, सॉइल, मिनरल्स। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में क्या क्या है, एनिमल, प्लांट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सब क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, बायोटिक कंपोनेंट है। तो मोर देन एबव जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द फूड चेन इन अ फॉरेस्ट। ठीक है,
फॉरेस्ट में जो है फूड चेन को कौन रिप्रेजेंट करता है बताना है। तो पहला ऑप्शन क्या है, पादप, हिरन और शेर, यही सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ पर जो है इस फोटो में आप लोग देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है फूड चेन इन नेचर। तो पहला है फॉरेस्ट में, दूसरा है ग्रासलैंड में और तीसरा है पॉन्ड में। तो पहला जो फोटो है उसमें साफ साफ दिख रहा है कि पहले क्या है, पेड़ पौधा है, फिर हिरन है, फिर शेर है। और ये आपको जंगल में पूछा हुआ था, फॉरेस्ट में पूछा हुआ था, तो पादप, हिरन और शेर हो जाएगा। ठीक है, अगले बार हो सकता है ग्रासलैंड का पूछ ले या पॉन्ड का पूछ ले, तो ये भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं फोटो में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ब्रांचिंग सीरीज इन अ फूड चेन इज कॉल्ड, आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को क्या कहते हैं। तो ये हो जाएगा आपका आहार जाल यानी कि फूड वेब। और आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है कि सीरीज ऑफ ब्रांचिंग लाइंस कॉल्ड एज फूड वेब, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, फूड वेब बोलते हैं। अगला सवाल है कि द ग्रीन प्लांट्स कैप्चर, खाली जगह है, ऑफ द सनलाइट एनर्जी एंड कन्वर्ट इनटू फूड एनर्जी। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो इसका सही जवाब है आपका 1%। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि द ग्रीन प्लांट इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कैप्चर अबाउट 1% ऑफ एनर्जी ऑफ सनलाइट दैट फॉल्स ऑन देयर लीव्स एंड कन्वर्ट इनटू फूड एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर प्रेजेंट इन द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल इन द फूड चेन, यानी आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर कौन मौजूद होते हैं। तो ऑटोट्रॉप्स मौजूद होते हैं, यानी कि स्वपोषी जो है यह रहते हैं। और इसको जो है आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, ये आपका ट्रॉफिक लेवल सबसे पहले प्रोड्यूसर आता है ना। प्रोड्यूसर यानी कि स्वपोषी, स्वपोषी यानी कि ऑटोट्रॉप्स, है ना। जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं उसी को क्या बोलेंगे, प्रोड्यूसर बोलेंगे, जो अपना खाना खुद बना लेते हैं। तो इतना सारा क्वेश्चन जो है ये डायरेक्ट लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी से पूछा गया। ठीक है, तो अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि कहाँ से बेसिकली पढ़ना है। तो आप लोगों को जो है 10 क्लास का एनसीईआरटी जो बुक है ना, खास करके हिस्ट्री और साइंस, ये तो बिल्कुल ही पढ़ना है ना। बाकी जो 6 से लेकर के 12 तक का है ना, ये मस्ट होता है। लेकिन आप लोग 11th 12th और 9th 10th पढ़ लीजिएगा तो उससे भी काम चल जाएगा। तो जो भी अगला बीपीएससी का जो एग्ज़ाम है उसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको कहीं नहीं जाना है, बस एनसीईआरटी पढ़ना है। जो भी यूट्यूब पर आपको जो है एमसीक्यूज पढ़ा करके जो है आपका टाइम बर्बाद कर रहे हैं, उस लोगों से दूर रहिए। ठीक है, अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और उसके अलावा आपका सेकेंड सिटिंग का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका भी आपको इस तरीके से डिटेल एनालिसिस चाहिए तो आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हैं। मैं उसको कोशिश करूँगा 3-4 दिन में उसको वीडियो अपलोड करने का। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।